हेलो, एनसीईआरटी साइकोलॉजी में आपका स्वागत है। कक्षा 11 में मनोविज्ञान के 9 अध्याय हैं। आइए पहले अध्याय से शुरू करते हैं, जिसका नाम है मनोविज्ञान क्या है। आज हम पहले अध्याय के 4 टॉपिक्स पर चर्चा करने जा रहे हैं। पहला, मनोविज्ञान क्या है, हम इसे कैसे परिभाषित कर सकते हैं। दूसरा, अध्ययन के एक विषय के रूप में मनोविज्ञान। इसमें हम बात करेंगे कि क्या मनोविज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान है, फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह, या यह एक सामाजिक विज्ञान है, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र की तरह। तीसरा टॉपिक, मन और व्यवहार की समझ। इसमें हम जानेंगे कि क्या मन और मस्तिष्क एक ही चीज़ है, मन का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। और चौथा, मनोविज्ञान विषय की लोकप्रिय धारणाएं। इसमें हम जानेंगे कि क्या साइकोलॉजी कॉमन सेंस है, मनोवैज्ञानिकों द्वारा बताई गई बातें तो हम पहले से ही जानते हैं, तो फिर मनोवैज्ञानिक हमसे अलग क्या करते हैं। चलिए पहले टॉपिक से शुरू करते हैं, जो है मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति 2 ग्रीक शब्दों साइकी और लागोस से मानी जाती है। साइकी का मतलब होता है आत्मा अथवा मन, और लागोस का मतलब होता है विज्ञान अथवा किसी विषय का अध्ययन। पहले मनोविज्ञान आत्मा अथवा मन का अध्ययन हुआ करता था, लेकिन तब से मनोविज्ञान की परिभाषा काफ़ी बदल चुकी है। किसी विषय की परिभाषा 2 बातों पर निर्भर करती है। पहला, वह क्या अध्ययन करता है, और दूसरा, वह कैसे अध्ययन करता है या किन विधियों का प्रयोग करता है। मनोविज्ञान मन या मानसिक प्रक्रियाओं मेंटल प्रोसेसेस का अध्ययन करता है, अनुभवों एक्सपीरियंसेस का अध्ययन करता है, और व्यवहारों बिहेवियर्स का अध्ययन करता है। यह जैविक और सामाजिक विज्ञानों की विधियों का उपयोग व्यवस्थित ढंग से डेटा प्राप्त करने के लिए करता है। प्राप्त डेटा की व्याख्या की जाती है और इससे प्राप्त नई जानकारी को पूर्व ज्ञान से जोड़ा जाता है, और इस तरह मनोवैज्ञानिक घटनाओं के बारे में हमारे ज्ञान में वृद्धि होती जाती है। आइए मनोविज्ञान को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। मनोविज्ञान मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभवों और विभिन्न परिस्थितियों में व्यवहारों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। आइए अब इस परिभाषा में प्रयुक्त 3 अवधारणाओं मानसिक प्रक्रियाएं, अनुभव और व्यवहार को समझते हैं। पहली अवधारणा है मानसिक प्रक्रियाएं या मेंटल प्रोसेसेस। जब हम कुछ सोचते हैं या गणित की समस्या को हल कर रहे होते हैं, तो हम अपनी मानसिक प्रक्रियाओं का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मस्तिष्क या ब्रेन की प्रक्रियाएं मन या मानसिक प्रक्रियाओं को समझने में हमारी मदद करती हैं। मन को आप देख नहीं सकते, यह कुछ ऐसा है जो आपके एक्सपीरियंसेस से डेवलप होता है। यह बहुत ही व्यक्तिपरक या सब्जेक्टिव होता है। मस्तिष्क या ब्रेन ऐसा है जो आप देख सकते हैं, कुछ ऐसा है जिसका स्थान आप बता सकते हैं और विभिन्न टेस्ट से इसे समझ सकते हैं। मस्तिष्क की क्रियाएं और मानसिक प्रक्रियाएं एक दूसरे पर आश्रित होती हैं, लेकिन वे एक ही नहीं हैं। हमारी मानसिक प्रक्रियाओं की चेतना या कॉन्शियसनेस मस्तिष्क की क्रियाओं से बहुत अधिक होती है। जब हम सोते हैं तब भी हमारी मानसिक क्रियाएं चलती रहती हैं। हम सपने देखते हैं और सूचनाएं भी ग्रहण करते हैं, जैसे दरवाजे का खटखटाया जाना हम सोते समय भी जान जाते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि हम सोते समय सीखते और स्मरण भी करते हैं। दूसरी अवधारणा अनुभव या एक्सपीरियंस है। हम किसी के अनुभव को ना तो देख सकते हैं और ना ही जान सकते हैं। अनुभव करने वाला व्यक्ति ही अपने अनुभवों को जान सकता है। अगर मैं योग कर रहा हूँ तो केवल मैं ही समझ सकता हूँ कि मैं किन अनुभवों से गुजर रहा हूँ। एक व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतता है, केवल वह समझ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतना क्या है। इसलिए अनुभव बहुत ही सब्जेक्टिव है। अनुभव व्यक्ति की आंतरिक और बाह्य दशाओं से भी प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि गर्मी के दिनों में आप भीड़ वाली बस में यात्रा करते हैं तो आपको असुविधा महसूस होती है, लेकिन यदि ये भीड़ आपके मित्रों की है जो आपके साथ पिकनिक मनाने जा रहे हैं, तो आपको वैसी असुविधा महसूस नहीं होती है। तीसरी अवधारणा है व्यवहार या बिहेवियर। व्यवहार आंतरिक अथवा बाहरी उद्दीपकों यानी स्टिमुलाई के लिए हमारी क्रियाएं या प्रतिक्रियाएं हैं। व्यवहार कई प्रकार के हो सकते हैं। अगर कोई मुस्कुरा रहा है या दौड़ रहा है, तो यह कुछ ऐसा है जिसे आप देख सकते हैं। यह प्रकट व्यवहार या ओवर्ट बिहेवियर है। अगर मैं कुछ सोच रहा हूँ तो यह एक अप्रकट व्यवहार या कोवर्ट बिहेवियर है।
व्यवहार सामान्य या सिंपल हो सकता है, जैसे आँख की तरफ कुछ आने पर पलकें बंद हो जाती हैं। व्यवहार जटिल या कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, जैसे यदि मैं किसी चर्चा में भाग ले रहा हूँ या किसी से बहस कर रहा हूँ। सभी व्यवहार वातावरण में उपस्थित किसी उद्दीपक या स्टिमुलस के द्वारा उत्पन्न या उससे संबंधित होते हैं, अथवा हमारे अंदर होने वाले बदलावों से। आप एक शेर को देखते हैं और दौड़ते हैं, या फिर सोचते हैं कि शेर है और भाग जाना चाहिए। कुछ मनोवैज्ञानिक बिहेवियर का अध्ययन स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच संबंधों के रूप में करते हैं। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स आंतरिक भी हो सकते हैं और बाहरी भी। अब अगले टॉपिक पर चलते हैं, अध्ययन के विषय के रूप में मनोविज्ञान। जब हम लोगों को देखते हैं तो हमारे विचार और दुनिया को देखने का हमारा तरीका उनके व्यवहारों और अनुभवों की हमारी व्याख्या को प्रभावित करते हैं। इस तरह किसी व्यक्ति के व्यवहार के लिए बहुत सारी व्याख्याएं हो सकती हैं। मनोवैज्ञानिक व्यवहारों की व्याख्याओं में होने वाले इन विभिन्न पूर्वाग्रहों या बायसेस को कम करने का कई तरीकों से प्रयास करते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक अपने विश्लेषण को वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव बनाकर ऐसा करते हैं, जबकि कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि व्यक्तिनिष्ठता या सब्जेक्टिविटी मनुष्य के अनुभव का एक महत्वपूर्ण अंग है और वह व्यवहार की व्याख्या उसके अनुभवकर्ता की दृष्टि से करना चाहते हैं। व्यवहारों के अध्ययन के तरीकों में भले ही अंतर हो, लेकिन सभी मनोवैज्ञानिक व्यवहारों का क्रमबद्ध अध्ययन करके उसकी व्याख्या करना चाहते हैं। मनोविज्ञान एक आधुनिक विज्ञान है जिसकी शुरुआत 1879 में जर्मनी के लिप्जिग शहर में एक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना के साथ मानी जाती है। यह अभी भी बहस का विषय है कि मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है। सामान्यतया इसे सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन अन्य देशों की तरह भारत में भी स्नातक एवं परास्नातक स्तर पर यह विषय साइंस फैकल्टी के अंतर्गत भी पढ़ाया जाता है। विद्यार्थी विश्वविद्यालयों से मनोविज्ञान में बीएससी और एमएससी की उपाधियां भी प्राप्त करते हैं। इसलिए विषय के रूप में मनोविज्ञान की दो समानांतर धाराएं हैं। पहली, जो अनेक मनोवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में भौतिक एवं जीव विज्ञान की विधियों का प्रयोग करती है, और दूसरी, जो उसके अध्ययन में सामाजिक और सांस्कृतिक विज्ञान की विधियों का उपयोग करती है। आइए अब इन धाराओं को अलग अलग समझते हैं। प्राकृतिक विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की शुरुआत दर्शन शास्त्र से मानी जाती है, लेकिन आधुनिक मनोविज्ञान का विकास मनोवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग से हुआ है। विज्ञान वस्तुनिष्ठता या ऑब्जेक्टिविटी पर जोर देता है, जिससे किसी अवधारणा की परिभाषा और उसके मापन में समरूपता बनी रहे। फिजिक्स की तरह मनोविज्ञान भी परिकल्पनात्मक निगमनात्मक प्रतिरूप या हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल का अनुसरण करता है। इस मॉडल का मुख्य जोर किसी घटना का सिद्धांत या थियरी बनाने पर है। थियरी कुछ और नहीं बल्कि कुछ वाक्यों का क्रमबद्ध समूह है जो किसी जटिल घटना की व्याख्या करते हैं। वैज्ञानिक थियरी के आधार पर कुछ परिकल्पनाएं या हाइपोथेसिस सुझाते हैं जो किसी घटना की अनुमानित व्याख्या करती है। फिर आंकड़ों को एकत्र करके हाइपोथेसिस का परीक्षण किया जाता है। अगर हाइपोथेसिस सत्य साबित होती है तो हमारा थ्योरी पर विश्वास बढ़ जाता है। इसके गलत सिद्ध होने पर प्राप्त डेटा के अनुसार थियरी में संशोधन किया जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने इसी तरीके का उपयोग करते हुए लर्निंग, मेमोरी, अटेंशन आदि की थियरीज विकसित की हैं। इसलिए एक प्राकृतिक विज्ञान के रूप में अन्य विज्ञानों की तरह ही मनोविज्ञान में भी समान प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। सामाजिक विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का उसके सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में अध्ययन करता है। लोग केवल अपने सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से प्रभावित ही नहीं होते, बल्कि वह अपने सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों का निर्माण भी करते हैं। सामाजिक विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान मनुष्यों को सामाजिक प्राणी की तरह देखता है। लोगों के व्यवहारों और अनुभवों में अंतर होता है। यह अंतर उनके सामाजिक और भौतिक वातावरण में अंतर के कारण भी हो सकता है। आपने देखा होगा कि किसी विपत्ति जैसे बाढ़ आने पर कुछ लोग दूसरों की सहायता करते हैं, लेकिन उसी परिस्थिति में कुछ लोग असामाजिक भी हो जाते हैं और विपत्ति में लूटने और शोषण करने का काम करते हैं।
सभी लोगों के लिए एक ही मनोवैज्ञानिक सिद्धांत या थियोरी का निर्माण करना बहुत ही कठिन होगा, जिससे कि उनके व्यवहारों का अनुमान लगाया जा सके। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि मनोविज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है जो व्यक्तियों एवं समुदायों पर उनके सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भौतिक वातावरण के संदर्भ में ध्यान केंद्रित करता है। आइए अब अगले टॉपिक पर चर्चा करते हैं, मन और व्यवहार की समझ। कई दशकों तक मनोविज्ञान में मन का अध्ययन नहीं किया जाता था, क्योंकि मनोविज्ञान की शुरुआत में केवल उन्हीं व्यवहारों का अध्ययन किया जाता था जिनको वैज्ञानिक विधियों द्वारा परिभाषित किया जा सके और मापा जा सके। मन की स्थिति ज्ञात नहीं हो पाई थी और न ही इसके मापन के साधन उपलब्ध थे। 1950 के दशक में ब्रेन इमेजिंग टेक्निक जैसे कि EEG, MRI, fMRI आदि के विकास और स्पेरी जैसे न्यूरो साइंटिस्ट और पेनरोज जैसे भौतिक विज्ञानियों के प्रयोगों की वजह से ही मन का अध्ययन साइकोलॉजी के अंतर्गत फिर से शुरू हुआ। मन या माइंड क्या है? क्या यह हमारे मस्तिष्क या ब्रेन के समान है? यह सही है कि मन मस्तिष्क के बिना नहीं रह सकता, फिर भी मन एक अलग इकाई है। इसे कुछ उदाहरणों से समझा जा सकता है। ऑक्सीपिटल लोब दृष्टि से संबंधित मस्तिष्क की एक संरचना है। यदि वह दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो जाती है और ऑपरेशन करके निकाल दी जाती है, तो भी व्यक्ति दृश्य संकेतों का जवाब देता है। मस्तिष्क की संरचना क्षतिग्रस्त है, लेकिन मन काम करना जारी रखता है। वैज्ञानिक पहले ये मानते थे कि मन और शरीर में कोई संबंध नहीं है, लेकिन अब प्रयोगों से साबित हो चुका है कि मन और शरीर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। वैज्ञानिकों ने दिखाया है कि सकारात्मक कल्पना और पॉजिटिव इमोशन महसूस करने से शारीरिक प्रक्रियाओं में सार्थक परिवर्तन लाया जा सकता है। ऑर्निस ने अपने उन मरीजों पर परीक्षण किए जिनकी धमनियों में रुकावट थी। मरीजों को यह कल्पना करने को कहा गया कि उनकी धमनियों में रक्त प्रवाह हो रहा है। कुछ समय तक इसका अभ्यास करने के बाद इन रोगियों को सार्थक रूप से आराम हुआ, क्योंकि धमनियों का अवरोध कम हो गया था। अब आज का लास्ट टॉपिक, मनोविज्ञान विषय की लोकप्रिय धारणाएं। मनोविज्ञान साइंस है या यह कॉमन सेंस है? लगभग सभी लोग रोज मनोवैज्ञानिक की तरह काम करते हैं। हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि कोई व्यक्ति इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहा है, और हम उसके व्यवहार की व्याख्या करने का भी प्रयास करते हैं। हमने मानव व्यवहार के सिद्धांत या थियोरीज भी बना रखी हैं, जैसे कि हम मानते हैं कि किसी से और अधिक काम करवाने के लिए उसे प्रोत्साहित करना पड़ेगा, या हो सकता है कि हमें दंड का भी प्रयोग करना पड़े, क्योंकि लोग तो आलसी होते हैं। इस तरह के और भी सिद्धांत जनसाधारण में प्रचलित होते हैं। मानव व्यवहार की इस तरह की लोकप्रिय थियोरीज कॉमन सेंस पर आधारित होती हैं, और वैज्ञानिक रूप से परीक्षण करने पर यह गलत भी साबित हो सकती हैं। कॉमन सेंस पर आधारित थियोरी किसी घटना की व्याख्या घटना घटित हो जाने के बाद ही कर पाती है। जब कोई घटना घटित हो जाती है तो हमें लगता है कि हम तो यह पहले से ही जानते थे, लेकिन वास्तव में उस घटना का पूर्वानुमान लगाना बहुत ही कठिन होता है। उदाहरण के लिए सन 1975 में ड्वेक ने उन बच्चों की सहायता करने के लिए एक प्रयोग किया जो कठिन समस्या आने अथवा अनुत्तीर्ण होने पर आसानी से हार मानकर समस्या को छोड़ देते थे। कॉमन सेंस के अनुसार हमें उनकी मदद करने के लिए उन्हें सरल सवाल देने चाहिए, जिससे उनके फेल होने की दर घट सके और उनका मनोबल बढ़े। इसके बाद ही उन्हें कठिन समस्याएं देनी चाहिए, जिसको वे अपने नए विश्वास के साथ हल कर सकेंगे। ड्वेक ने विद्यार्थियों के 2 समूह बनाए और उन्हें गणित के प्रश्नों को हल करने के लिए 25 दिनों की ट्रेनिंग दी। पहले समूह को केवल सरल सवाल ही दिए गए, जबकि दूसरे समूह को सरल और कठिन दोनों तरह के सवाल दिए गए। जब विद्यार्थी कठिन सवालों को हल नहीं कर पाते तो ड्वेक विद्यार्थियों से कहती कि वे उन सवालों को इसलिए नहीं हल कर पाए क्योंकि उन्होंने ज़्यादा प्रयास नहीं किया, और उन्हें सवाल छोड़ने के बदले प्रयास करते रहना चाहिए। 25 दिनों के प्रशिक्षण काल के बाद उन्होंने दोनों समूहों को समस्याओं का एक नया सेट दिया। जो लोग हमेशा सफल हुए थे क्योंकि उन्हें सरल समस्याएं दी गई थीं, वे असफल होने पर बहुत जल्दी सवाल छोड़कर चले गए, जबकि दूसरे समूह का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा। ऐसी बहुत सी सामान्य धारणाएं हैं जिन्हें आप वैज्ञानिक परीक्षण के बाद सच नहीं पाएंगे। एक सामान्य धारणा है कि पुरुष महिलाओं से अधिक बुद्धिमान होते हैं, अथवा पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक दुर्घटनाएं करती हैं। परीक्षणों से साबित हो चुका है कि ये दोनों ही धारणाएं गलत हैं।
कॉमन सेंस ये बताता है कि यदि किसी व्यक्ति से अधिक श्रोताओं के सामने अपनी बात रखने के लिए कहा जाए तो उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं होता है। लेकिन मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि यदि आपने अच्छा अभ्यास किया है तो वास्तव में आप अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे, क्योंकि अधिक श्रोताओं की मौजूदगी में आपका परफॉर्मेंस और अच्छा हो जाएगा। आइए अब समराइज करते हैं। मनोविज्ञान मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभवों एवं विभिन्न संदर्भों में व्यवहारों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। मनोविज्ञान का अध्ययन प्राकृतिक विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान दोनों रूपों में किया जाता है। मन और मस्तिष्क एक दूसरे पर निर्भर हैं, लेकिन वे एक ही नहीं हैं। मनोविज्ञान कॉमन सेंस नहीं है, यह व्यवहार की कॉमन सेंस व्याख्याओं का परीक्षण वैज्ञानिक विधियों से करता है। वीडियो में बताए गए किसी टॉपिक के बारे में आप अपने प्रश्न कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।